केमी हाइपोथेसिस। केमी हाइपोथेसिस में क्या होता है कि एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एटीपी बनता कैसे है। देखो, ये है एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस केमी ऑस्मोसिस के द्वारा। ये तुम्हारा है थैलाकॉइड। ये क्या है? थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, और ये अंदर में तुम्हारा क्या है? ल्यूमेन है, जो खाली जगह है। तो ये एक थैलाकॉइड है, वो ग्रैना का एक पार्ट है। मतलब बहुत सारा थैलाकॉइड एक के ऊपर एक रहेगा तो वो क्या होगा? ग्रैना होगा। हम एक थैलाकॉइड का बात कर रहे हैं। कुछ प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है कि थैलाकॉइड में H+ जमा कर लिया जाता है। ठीक है, थैलाकॉइड में H+ बहुत सारा हो गया। H+ का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन। तो थैलाकॉइड में बहुत सारा प्रोटॉन हो गया और बाहर में कम प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो प्रोटॉन अंदर में बहुत ज़्यादा है और बाहर में प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बन गया। और एक बार जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है तो यहाँ पे है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। एटीपी सिंथेज का दो पार्ट होता है, एक होता है F0 और एक होता है F1। ये जो F0 है ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, मेम्ब्रेन में है, और ये F1 जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो F0 ट्रांस मेम्ब्रेन है और F1 आउटसाइड द मेम्ब्रेन है। F0 क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है एक। इस चैनल के थ्रू H+ ट्रांसपोर्ट होगा और बाहर निकल जाएगा, और जब H+ बाहर निकलेगा तो ATP बन जाएगा। यही होता है केमी ऑस्मोसिस में। H+ का पहले ग्रेडियंट बनाए कि H+ अंदर में ज़्यादा कर लिए और बाहर में H+ कम कर लिए। एक बार जब ग्रेडियंट बन गया तो H+ ATP सिंथेज से निकलेगा, और जब ATP सिंथेज के थ्रू H+ निकलता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है। तो बताओ, तुमको पता है ये ऐसा ही सेम टू सेम सिमिलर चीज़ हम लोग के रिस्पायरेशन में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम लोग रिस्पायरेशन में देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। अभी बस जानो कि यहाँ पे H+ का ग्रेडियंट बनता है और उस ग्रेडियंट से फिर H+ डिफ्यूज होता है, तो डिफ्यूजन में ATP बनता है। तो तुम बताओ, ATP का फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको तो पहले चाहिए एक ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट होना चाहिए कि अंदर में ज़्यादा रहे बाहर में कम रहे प्रोटॉन, मतलब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन होना चाहिए, उसको बोल रहे हैं ग्रेडियंट। और दूसरा हमको चाहिए प्रोटॉन पंप। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप। तो अगर ग्रेडियंट रहेगा और प्रोटॉन पंप रहेगा तो ATP बन जाएगा। यही है। क्या क्या चाहिए? एक चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए प्रोटॉन पंप। अब हम लोग जानते हैं कि ये ग्रेडियंट बनता कैसे है। ठीक है, ग्रेडियंट आखिर बना कैसे? ये देखो, ग्रेडियंट बनने का 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस होता है जिसके कारण ग्रेडियंट बनता है। हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखे थे कि लाइट PS2 पे स्ट्राइक करता है, लाइट PS1 पे स्ट्राइक करता है, PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास चला जाता है, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 के पास चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 के पास जाते रहता है, इस प्रोसेस में एक H+ बाहर से अंदर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि PS2 को इलेक्ट्रॉन, पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, NCERT के हिसाब से नहीं पढ़ना, और अब ये पूछता भी नहीं है।
तो इलेक्ट्रॉन PS2 से गया प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि FeS है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है, बहुत सारा चेन ऑफ कंपाउंड है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसेनिन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। मतलब हमको ये एक याद रखना है बस, साइटोक्रोम BNF। PS2 से इलेक्ट्रॉन जाता है PS1 में, तो बीच में आता है एक साइटोक्रोम BNF। ये जो साइटोक्रोम BNF है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना होके ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। मतलब जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बाहर से एक H+ भी लेके H+ और इलेक्ट्रॉन को मिला के हाइड्रोजन बना के ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो बीच में हम लोग को दिख रहा है साइटोक्रोम BF, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना होके ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और इसके कारण जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये बाहर से एक H+ भी ले लेता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ये खुद तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसने खुद क्या एक्सेप्ट किया? हाइड्रोजन, है ना। इलेक्ट्रॉन लिया PS2 से और H+ लिया बाहर से और हाइड्रोजन बनाया, और इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके बाद वाला जो कंपाउंड है वो फिर से आया मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास जाएगा और जो H+ है वो अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में H+ एक अंदर आ गया। तो जब H+ बाहर से अंदर आएगा तो बाहर H+ कम हो जाएगा और अंदर H+ बढ़ जाएगा, तो एक ग्रेडियंट बनेगा। और भी प्रोसेस है, देखो ये तुमको हम बताए थे कि थैलाक्वाइड में PS1 जो है वो आउटर साइड में होता है, और PS2, ये है PS2, सॉरी ये PS2 है, PS2 अंदर के साइड में होता है। और PS2 के साथ क्या जुड़ा रहता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर को स्प्लिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बताओ, जब PS1 से निकलता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? NADP+ के पास, है ना। PS1 थैलाक्वाइड के बाहर है, मतलब स्ट्रोमा के पास है। PS1 थैलाक्वाइड के बाहर वाले पार्ट में है, मतलब स्ट्रोमा के नज़दीक है। तो PS1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? NADP+ में को। NADP+ कहाँ पे है? स्ट्रोमा में है, थैलाक्वाइड के बाहर है। थैलाक्वाइड के बाहर है NADP+, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन ये NADP+ को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये एक हाइड्रोजन H+ भी ले लेगा, और NADP+ क्या बन जाएगा? NADPH। तो NADP+ जो कि स्ट्रोमा में है, इलेक्ट्रॉन लिया PS1 से, H+ लिया स्ट्रोमा से और बनाया NADPH। तो इस प्रोसेस में बताओ, स्ट्रोमा में H+ तो कम हो गया, क्योंकि स्ट्रोमा के कुछ H+ को NADP+ ने ले लिया। तो ये भी एक ग्रेडियंट में क्या होना है? अंदर में H+ बढ़ना है, बाहर में H+ कम होना है, तब मेरा ग्रेडियंट बनेगा। तो बाहर में H+ तो कम हुआ इस प्रोसेस में, तो ग्रेडियंट में हेल्प किया। और तीसरा स्टेप है वाटर का स्प्लिटिंग। देखो वाटर क्या चीज़ में टूटता है? वाटर टूटता है H+ में, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? एक और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन गैस है वो तो निकल जाएगा, लेकिन ये H+ तो रह गया थैलाक्वाइड के अंदर। ये थैलाक्वाइड के अंदर क्यों रहा? क्योंकि PS2 जो है वो थैलाक्वाइड के अंदर वाले पार्ट में होता है, और उसके साथ होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स अंदर के ही वाटर को स्प्लिट करता है। अंदर में H2O था, तो अंदर के ही H2O को वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने स्प्लिट कर दिया H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। तो H+ जो जमा हुआ, जो वाटर के कारण H+ निकला, वो कहाँ पे जमा हुआ? थैलाक्वाइड के अंदर में। तो अंदर में H+ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ग्रेडियंट एक बनेगा इस तरह से। तो NCERT में
ये 3 प्रोसेस दिया हुआ है ग्रेडियंट बनने का। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अंदर में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय जो वाटर से जो हाइड्रोजन निकला यानी प्रोटॉन निकला, वो कहाँ पे एक्युमुलेट करेगा? ल्यूमेन में एक्युमुलेट करेगा, यानी अंदर में एक्युमुलेट करेगा। दूसरा है, जब प्रोटॉन फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है इलेक्ट्रॉन, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 में जाता है, तो देखो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को नहीं, बल्कि एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर को। कौन? साइटोक्रोम BF, जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बाहर से H+ भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको हाइड्रोजन चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन जब ये खुद हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको दे रहा है? अगले इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? हाइड्रोजन एक्सेप्टर को। हाइड्रोजन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन फिर किसको दिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन फिर अंदर आ जाएगा उसका। देखो हाउएवर दिस मॉलिक्यूल, कौन सा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर, removes a proton from stroma side while transporting electron. When this molecule passes on its electron to the next electron carrier यानी electron acceptor on the inner side of membrane, proton is released on the inner side. ल्यूमन में प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। और तीसरा है NADP रिडक्टेज इंजाइम। NADP रिडक्टेज इंजाइम किसके साथ होगा? PS1 के साथ। वो स्ट्रोमा साइड में होता है, मतलब थैलाकॉइड के बाहर में। तो NADP कहाँ से लेगा? वो स्ट्रोमा से लेगा। NADP बाहर से लेगा, साथ में एक H+ भी लेगा स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब ग्रेडियंट बन गया, अब होगा ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जब ग्रेडियंट टूटेगा, H+ अंदर से बाहर निकलेगा, तो ये प्रोटॉन पंप है, ATP सिंथेज इंजाइम है, F0 टनल है और F1 उसका इंजाइम पार्ट है, वो ATP प्रोड्यूस करेगा। ये इसको खुद से पढ़ना इजी है। तो हम लोगों ने क्या देखा? यही तो है, ये पूरा लाइट रिएक्शन ही तो है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना? ATP बन गया और NADPH बन गया, है ना। लाइट पहले PS2 पे पड़ा, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास गया, लाइट PS1 पे पड़ा, PS1 से इलेक्ट्रॉन NADP+ के पास गया, NADPH। जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना उससे ATP बन गया। ATP और NADPH दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। इनका डार्क रिएक्शन में यूज होगा। देखो, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? कहाँ पे यूज होते हैं ये ATP और NADPH? बताते हैं। अगला जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन सही नाम नहीं है, क्योंकि ये डार्क में तो होता नहीं है, ये तो लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही होता है। जब लाइट रिएक्शन होगा उसी समय डार्क रिएक्शन भी होगा। बस ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये अंधेरा में हो रहा है, ये तो उसी समय हो रहा है। इसका नाम, जो अच्छा नाम है, वो है बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस किया जाता है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से। तो ये बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट है, ग्लूकोज है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। अब चलो देखते हैं बायोसिंथेटिक फेज कैसे होता है। हम तुमको बताएं कि इस डार्क रिएक्शन फेज में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। हम लोगों ने प्राइमरी क्या पढ़ चुका है कि CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके CH2ON बनता है। यहाँ पे अगर ये 6 रहेगा तो CH2O6 का नाम ग्लूकोज होगा, C6H12O6। इसके रिएक्शंस को मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, इसलिए इस साइकिल का नाम हम लोग कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम है C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि
जो केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, उस फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट है, इसलिए पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसका नाम है C3 साइकिल। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा साइकिल होता है, उसको C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो पहला कंपाउंड बनता है उसमें 4 कार्बन होता है, पर वो बाद में। देखो मैंने क्या बताया कि पहला कंपाउंड क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक C3 एसिड है, इसलिए इसको C3 पाथवे भी बोलते हैं या C3 साइकिल। कहीं कहीं पहला कंपाउंड होता है C4 एसिड, और C4 एसिड कौन सा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब पहला कंपाउंड 4 कार्बन वाला बन रहा है, इसलिए इसका नाम होता है C4 पाथवे। देखो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल में पहला कंपाउंड जो फर्स्ट कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से। तो कार्बन डाइऑक्साइड में खुद में 1 कार्बन है, तो तुमको क्या लगता है कार्बन डाइऑक्साइड कितना कार्बन कंपाउंड से जुड़ेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन कंपाउंड से जुड़ेगा, तो वो जो 2 कार्बन कंपाउंड होगा वही होगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, और वो खुद 2 कार्बन कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके वो बन गया 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत प्रयास किया कि 2 कार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड कौन सा है, 2 कार्बन कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, और उनको वो कंपाउंड नहीं मिला। इसका मतलब जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 कार्बन कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली में वो 5 कार्बन कंपाउंड है, और उसका नाम है RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। RUBP है 5 कार्बन कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। तो बताओ 5 कार्बन कंपाउंड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। तो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड वाला कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि RUBP में खुद में है 5 कार्बन, और ये जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिसके पास है 1 कार्बन, तो बन गया 6 कार्बन। और ये 6 कार्बन कंपाउंड टूट जाएगा आधा आधा, तो बनेगा 2 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब 1 RUBP के साथ जुड़ेगा तो 5 1 6, तो 2 बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड, यानी 2 PGA बनेगा मेरे पास। और ये जो PGA है यही है डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम है C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है 3 कार्बन कंपाउंड। तुम बताओ जिनमें C4 साइकिल होता है क्या उनमें ये C3 साइकिल होता है? हाँ, C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होता है। C3 साइकिल जो है यूनिवर्सल है, ये सब में होता है, C4 प्लांट में भी और C3 प्लांट में भी। जैसे C3 प्लांट कौन कौन हुआ, चावल, गेहूँ, ये सब जो है C3 प्लांट है। पर मेज, मकई और शुगर केन, गन्ना, ये C4 प्लांट है, उनमें भी C3 साइकिल होता है। लेकिन उनमें C3 साइकिल के साथ एक और साइकिल होता है C4 साइकिल। हम लोग उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले C3 साइकिल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये है केल्विन साइकिल, और ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, चाहे वो C3 हो या C4 हो, सब में होता है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करता है, RUBP के साथ, और बन जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन,
RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को जो इंजाइम कैटलाइज करता है उस इंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को वो इंजाइम है जिसके मदद से कार्बोक्सिलेशन, जो कि केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम की हेल्प से होता है? रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी ये रूबिस्को RuBP का कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। मतलब RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड का भी एडिशन करा सकता है, RuBP में ऑक्सीजन का भी एडिशन करा सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करा रहे हैं, इसका मतलब अभी रूबिस्को का कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट एक्टिव है। रूबिस्को का कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, कार्बोक्सिलेज वाला या ऑक्सीजनेज वाला? यानी रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कराएगा RuBP में या ऑक्सीजन का कराएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, कौन ज़्यादा है। अगर प्लांट में उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो RuBP में कौन जुटेगा? RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड जुटेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और रूबिस्को का कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो RuBP में ऑक्सीजन जुटेगा और ऑक्सीजनेज वाला पार्ट एक्टिव रहेगा। कार्बोक्सिलेशन के बाद अगला स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में जो प्रोडक्ट बना है मेरा कार्बोक्सिलेशन से, क्या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके मदद से बनाया जाएगा ट्राइयोज फॉस्फेट। रिडक्शन से क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा ट्राइयोज फॉस्फेट। और उस रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा। कितना? 2 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा पर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिडक्शन स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH का यूटिलाइजेशन होगा। फोटोसिंथेसिस 6 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, तो से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको 12 ATP और 12 NADPH चाहिए रिडक्शन स्टेप में। और फिर होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन स्टेप में जो RuBP कार्बोक्सिलेशन में यूज हुआ था, जो RuBP कार्बोक्सिलेशन में यूज हो गया था, उस RuBP को वापस से रीजेनरेट कर लिया जाएगा। और इस रीजेनरेशन स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 ATP का यूज लगता है। इसका मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड पर हमको 6 ATP चाहिए। देखो, ये पूरा साइकिल तुमको याद रहना चाहिए। ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, जब राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट यानी RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा। इंजाइम का नाम है रूबिस्को। कार्बोक्सिलेशन हुआ, 6 कार्बन कंपाउंड टूट के 3 कार्बन कंपाउंड बना। 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कार्बोक्सिलेशन हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 PGA हमको मिला। अब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में 3-फॉस्फोग्लिसरेट को बना दिया जाएगा ट्राइयोज फॉस्फेट, और इस ट्राइयोज फॉस्फेट से हमको सुक्रोज और स्टार्च हमको मिलेगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के लिए हमको 2 ATP और 2 NADPH चाहिए। तो 2 ATP से बन जाएगा 2 ADP और 2 NADPH से बन जाएगा 2 NADP। यानी देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड से PGA कितना बना? 2, और 2 PGA के लिए चाहिए 2 ATP 2 NADPH। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 ATP और 2 NADPH चाहिए हमको रिडक्शन स्टेप में। और तीसरा स्टेप में रीजेनरेशन कर लिया जाएगा RuBP का। जो RuBP यहाँ पे यूज हो गया था
उस RUBP को हमको वापस भी निकालना पड़ेगा अगले स्टेप के लिए। तो ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तुम बताओ फोटोसिंथेसिस में टोटल कितना ATP और कितना NADPH यूज हुआ? देखो, फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिडक्शन स्टेप में 12 ATP चाहिए, 6 × 2 12 ATP और 12 NADPH चाहिए। और रीजनरेशन स्टेप में 6 ATP चाहिए। तो 6 ATP और 12 ATP कितना हो गया? 18 ATP और 12 NADPH। तो फोटोसिंथेसिस का एक साइकिल में हमको 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता है। तुम देखो, ATP का रिक्वायरमेंट हमको NADPH से ज़्यादा है। जहाँ NADPH हमको सिर्फ 12 चाहिए, ATP 18 चाहिए। तो इसीलिए तो प्लांट में लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन में ATP बनता है और NADPH बनता है, लेकिन ATP तो हमको ज़्यादा चाहिए, तो हमको ATP बनाने का एक अलग से प्रोसेस भी करना पड़ेगा। वो होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लाइमेली में, जहाँ पे सिर्फ ATP बनता है। अब हमको ATP, जो एक्स्ट्रा ATP चाहिए, हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तुम बताओ, हमको फोटोसिंथेसिस में NADPH कितना चाहिए? NADPH हमको चाहिए 12 NADPH कैसे मिलेगा? 12 NADPH बनाने के लिए हमको 12 वाटर का स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 12 वाटर टूटेगा तब हमको 12 NADPH मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड? 12 वाटर का यूज क्यों किया? क्योंकि 12 वाटर का स्प्लिटिंग करना पड़ेगा अगर हमको 12 NADPH बनाना है। तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, वो वहाँ पे 12 वाटर लिखना है और 6 वाटर रिलीज हो गया। तो कोई कहता है कि 12 इस साइड 6 है, तो इसको हटा के यहाँ पे 6 लिखो। ये गलत हो जाएगा। हमको यहाँ 12 लिखना पड़ेगा और 6 वाटर बाद में रिलीज होता है। तो ये हम लोग का C3 साइकिल ख़त्म हो गया। अब हम लोग C4 साइकिल के बारे में बात करते हैं। C4 साइकिल C4 प्लांट्स में होते हैं। C4 प्लांट्स कौन कौन हैं? शुगर केन और मेज। शुगर केन यानी सैकरम और मेज यानी जिया मेज। C4 प्लांट में क्या होता है? C4 प्लांट में लीफ का एक स्पेशल एनाटॉमी होता है। उस एनाटॉमी को बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। उसमें क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स, जो तुम्हारा जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल जो लीफ में होता है, वस्कुलर बंडल्स के पास बहुत से थिक वॉल्ड, मोटे मोटे वॉल वाले सेल होते हैं, जिनको बोलते हैं बंडल सीट सेल्स। बंडल सीट सेल्स किसके चारों ओर होता है? वस्कुलर बंडल के चारों ओर, और ये बहुत थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। बंडल सीट सेल्स का सेवरल लेयर होता है वस्कुलर बंडल के अराउंड में। वस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सीट का बहुत सारा लेयर होता है। बंडल सीट सेल्स का फीचर क्या है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इनकी वॉल भी थिक है, थिक वॉल जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस है, इतना थिक वॉल कि गैस भी पास नहीं कर सकता है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। बंडल सीट सेल्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन है। C4 प्लांट का और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को बर्बाद करता है। तो ये प्रोसेस नहीं होता है
तो C4 प्लांट के लिए एक स्पेशल एडवांटेज है। और C4 प्लांट का प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास भी ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर तुम एक C3 प्लांट को उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट दो और एक C4 प्लांट को दो तो C4 प्लांट का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, पहले जो C4 प्लांट में जो पाथवे है उसका नाम क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे या फिर C4 पाथवे। C4 का नाम C4 क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलेशन का वो एक 4 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक मॉलिक्यूल 1 कार्बन वाला है और हमको बनाना है 4 कार्बन वाला। तो एक्सेप्टर जो होगा वो 3 कार्बन वाला होगा। उस एक्सेप्टर का नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यानी पेप। ये जो पेप है, ये पेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 4 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वो बनाएगा। और जो इंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, पेप, जिसको हम लोग बोलते हैं पेपकेज। ये देखो, यही चीज़ C3 पाथवे में याद करो क्या था। C3 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन था, RuBp। वो कैसा था, 5 कार्बन कंपाउंड। और जो इंजाइम था उसका नाम क्या था, रूबिस्को। रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज के साथ साथ एक और था ऑक्सीजनेज। मतलब वो रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी एडिशन करवा सकता है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से तो ऑक्सीजन का एडिशन करवा देगा। पर यहाँ पे जो इंजाइम है वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज है। ठीक है, ये रिएक्शन मेसोफिल सेल में होता है। देखो, C4 पाथवे में मेसोफिल सेल होते हैं। मेसोफिल सेल का जो वाल है वो पतला है, उसका जो वाल है वो थिन है। अब बंडल शीथ सेल का जो वाल है वो थिक है। तो मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। देखो, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा क्योंकि वॉल पतला है तो गैस आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, वो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के साथ कंबाइन करके बनेगा C4 एसिड। C4 एसिड का क्या नाम है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जो रिएक्शन है जिसमें C4 एसिड बन रहा है, इस रिएक्शन का जो इंजाइम है उस इंजाइम का नाम क्या है, पेपकेज। आगे क्या होगा ये पढ़ते हैं। इस C4 एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में। देखो, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बीच में कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये C4 एसिड यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके अंदर आ गया। ये C4 एसिड जब अंदर आएगा तो इसका कर लिया जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, देखो, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना, तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो जब C4 एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया जाएगा, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा किससे के साथ था, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा था फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के साथ। ये फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट खुद एक 3 कार्बन कंपाउंड था। तो जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में से तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे तो फिर वापस बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, है ना, C3 एसिड। और ये C3 एसिड वापस फिर उससे रीजनरेशन करके फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बना लिया जाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल जो C3 साइकिल था, मतलब ये रूबिस्को वाला साइकिल, ये पूरा साइकिल C4 प्लांट में कहाँ पे होता है, बंडल शीथ सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कैल्विन साइकिल। तो मेसोफिल सेल का बस काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के
अंदर ट्रांसपोर्ट करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आया गया और सारा रिएक्शन अब बंडल शीथ सेल में हो रहा है। ये क्यों किया जा रहा है बताओ? ये करने का क्या फ़ायदा है? देखो, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जब तुम एक सेल तुम रख दिए हो मेसोफिल सेल, जिसका बस यही काम ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ला के यहाँ पे बंडल शीथ सेल को दे, तो बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल हो रहा है। कैल्विन साइकिल में रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों है। तुम बताओ, रूबिस्को एंजाइम में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ज़्यादा हो, इसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। तो पूरा सिस्टम एक बना दिया गया है रूबिस्को एंजाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब रूबिस्को एंजाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लाया जा रहा है। जब यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाएगा तो रूबिस्को का कार्बोक्सिलेज भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजनेज कम होगा, तो रूबिस्को एंजाइम बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। ये है C4 पाथवे। C4 पाथवे किस में होता है? मेज में और शुगर केन में। ये पूरा टेक्स्ट है, खुद से पढ़ना, जो मैंने बताया वही लिखा है। देखो, ये पढ़ो। डिड यू नोट दैट कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट? C3 प्लांट में कैल्विन पाथवे तो मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, लेकिन C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है। और मेसोफिल सेल का बस काम है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करके ट्रांसपोर्ट करना। इन C4 प्लांट्स it does not take place in the mesophyll cells but does only in the bundle sheath cells. अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे फोटो रिस्पाइरेशन के बारे में। फोटो रिस्पाइरेशन एक प्रोसेस है जो C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में नहीं होता है। देखो, हम लोग को पता है कि रूबिस्को में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दो पार्ट होता है। RuBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो बनेगा 3PGA 2 मॉलिक्यूल। उसमें कौन सा काम? अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, तो रूबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिव है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब RuBP के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजनेज वाला पार्ट एक्टिव होता है। इस प्रोसेस में तुम बताओ, ये तो रूबिस्को एंजाइम का बर्बादी है। तो फोटो रिस्पाइरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब वेस्टफुल बर्बाद करने वाला प्रोसेस है। इसमें रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने के बदले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके यूज करके हमको ग्लूकोज बनाना चाहिए था, फोटो रिस्पाइरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। और साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी भी यूज हो जाता है। मतलब एक तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लूकोज बना सकता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। साथ ही साथ जो एटीपी है, जो तुमने इतनी मेहनत से एनर्जी बनाया लाइट रिएक्शन में, वो एटीपी भी यूज हो गया। तो तुम्हारा एनर्जी भी लग गया, तुम्हारा रिसोर्स भी बर्बाद हुआ, तुमको कुछ मिला भी नहीं। फोटो रिस्पाइरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये वेस्टफुल प्रोसेस C3 प्लांट में तो होता है, लेकिन C4 प्लांट में फोटो रिस्पाइरेशन नहीं होता है। तो C4 प्लांट में फोटो रिस्पाइरेशन नहीं होने का कारण है क्योंकि उनके पास एक पूरा सिस्टम है रूबिस्को के अराउंड CO2 का कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। जब हम रूबिस्को के अराउंड CO2, रूबिस्को यहाँ पे है, रूबिस्को के अराउंड CO2 का कंसंट्रेशन पूरा हम बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा,
तो ऑक्सीजन का कंसेंट, ऑक्सीजन आएगा ही नहीं रूबिस्को के पास, तो फोटो रिस्पायरेशन होगा ही नहीं। देखो C4 plant lack photo respiration, probably can understand why productivity and yield are better in these plant। इनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? C4 एसिड ऑक्जेलो एसिडिक एसिड की बात कर रहा है। फ्रॉम मेजोफिल सेल इज ब्रोकन डाउन इन बंडल शीथ सेल्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट द रूबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह काम करे और मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं काम करे। तो ये फोटो रिस्पायरेशन जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जो रिसोर्स बर्बाद कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, कुछ बना भी नहीं रहा है, ये C3 में होता है, C4 में नहीं होता है। C3 और C4 का कुछ कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। बताओ C3 में किस में कैल्विन साइकिल किस में होता है? मेजोफिल सेल में, और C4 में बंडल शीथ सेल में। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, अगर पहला कार्बोक्सिलेशन C3 में कहाँ हुआ? C3 में तो सारा काम मेजोफिल में ही होगा। बंडल शीथ सेल तो C3 में होता ही नहीं है। C4 में भी पहला कार्बोक्सिलेशन मेजोफिल में ही हुआ है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, और बना क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, C4 कार्बन, C4 कंपाउंड। हाउ मेनी सेल टाइप डज लीफ हैव दैट फिक्स CO2? कितना सेल टाइप है C3 के पास? 1, और C4 के पास 2। व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? C3 का प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है RuBp, और C4 में पेप। कितना कार्बन है? RuBp में 5, पेप में 3। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, RuBp से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनता है? 4 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट बना C3 में 3 कार्बन कंपाउंड का बना, और C4 में 4 कार्बन कंपाउंड का बना। डज द प्लांट हैव रूबिस्को? C3 के पास रूबिस्को है, हाँ। C4 के पास रूबिस्को है, हाँ है। कहाँ है? बंडल शीथ सेल में, क्योंकि C4 में भी तो कैल्विन साइकिल हो ही रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ये C4 में भी हो रहा है, बस है कि ये बंडल शीथ सेल में हो रहा है, मेजोफिल सेल में ना हो के। तो रूबिस्को तो C4 के पास भी है। डज द प्लांट है पेपकेज? C3 के पास क्यों रहेगा पेपकेज? C3 में तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज का कोई काम नहीं है, तो नो। C4 में तो यस। कहाँ पे? मेजोफिल सेल में। विच सेल इन द प्लांट है रूबिस्को? बताओ रूबिस्को कहाँ पे है? C3 में मेजोफिल के पास है, C4 में बंडल शीथ सेल के पास है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, लाइट का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो C3 का फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, लेकिन C4 का बढ़ेगा। वेदर फोटो रिस्पायरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी, फोटो रिस्पायरेशन C3 में हमेशा कम होता है और C4 में ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ऑप्टिमम, C3 का टेम्परेचर ऑप्टिमम भी कितना है? 20 to 25, और इसका 30 to 40।